तो जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है नेहा सिंह और टॉपर्स नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आप सबको पता है हम लोग कवर कर रहे हैं सेकंड ग्रेड के पेपर फर्स्ट जीके के मॉडल टेस्ट पेपर और आज हम बात करने वाले हैं मॉडल टेस्ट पेपर 4 के बारे में। इसमें हमने 100 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं और आपको उन 100 क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में मिलने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 2021-22 में राजस्थान का औद्योगिक उत्पादक सूचकांक दिसंबर 2021 तक कितना रहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 131.33 करोड़। देखिए, राजस्थान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो है उसकी औद्योगिक नीति आती है राजस्थान में। अब तक टोटल 7 औद्योगिक नीतियां आ चुकी हैं और जो 7वीं आई है, जो 7th औद्योगिक नीति आई है, वो आपकी रिसेंटली 1 जुलाई 2019 को आई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21-22 के दौरान राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आकार क्या था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 11.96 लाख करोड़। देखिए, जो 11.96 लाख करोड़ है ये आपका करंट प्राइस पर मतलब कि चालू मूल्यों पर है। और अगर आपसे पूछा जाए कांस्टेंट यानी कि स्थिर प्राइस पर जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आकार जो है वो क्या है, तो वो आपको बताना है 7.33 लाख करोड़। ठीक है, चलिए। वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1,35,218। ठीक है, यहाँ पर वही सेम चीज कि अगर आपसे पूछा जाए कि स्थिर मूल्य पर कितनी रही है तो वो है 81,231। ठीक है, ये है आपकी स्थिर मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में किस जिले को अजमेर केंद्र के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अलवर। अलवर जो है वो फिलहाल में अपने राजस्थान का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए जो केंद्र है वो अलवर बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर में शामिल किया है। कौन कौन से किले हैं? तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए एम्पावर्ड कमेटी के सदस्य हैं, उनका क्या नाम है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यायाधीश BS दवे वे IA इसरानी। ठीक है, जयपुर को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लिए प्रपोजल लाया गया है, उसके लिए कमेटी बैठाई गई है। इसमें अगर हम बात करते हैं जयपुर की, तो जयपुर की स्थापना आपको पता है 1727 ईस्वी में 1727 में हुई थी। किसके द्वारा? राजा जयसिंह जी के द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित राज्य की वह खिलाड़ी जिसे हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर मनोनीत किया गया, उनका क्या नाम है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दिया कुमारी। दिया कुमारी जी राजसमंद कॉन्स्टिट्यूएंसी से सांसद हैं और ये जयपुर राजघराने की राजकुमारी रह चुकी हैं और फिलहाल इन्हें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित योजनाओं पर विचार करना है। जननी शिशु सुरक्षा योजना, स्वावलंबन योजना, राष्ट्रीय महिला कोष, स्वयं सिद्धि योजना। आपको इन सबको ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के में लगाना है कि इनमें से जो आपको ईयर पता होना चाहिए कि कौन सी योजना कौन सी ईयर में चालू हुई थी, तभी आप इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3412। मतलब कि जो राष्ट्रीय महिला कोष है ये आपका स्टार्ट हुआ था 1993 में। जो स्वयं सिद्धा योजना है वो आपकी स्टार्ट होती सन 2000 में। सॉरी, ये नहीं, ये स्वयं सिद्धा योजना आपकी 2000 में स्टार्ट। जननी शिशु सुरक्षा योजना आपकी हुई थी 2010 में और स्वावलंबन योजना स्टार्ट हुई थी 2011 में। तो ये इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव प्रस्तावित है। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव अब होगा 2026 में। अभी फिलहाल अमेरिका के राष्ट्रपति जो है उनका नाम है जो बाइडेन और ये अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। कौन 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस महासागर से 0 डिग्री देशांतर गुजरती है उसका क्या नाम है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक सागर। अटलांटिक सागर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सागर है, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सागर ओशन है। ठीक है,
और इसके बारे में अगर और मैं आपको बताऊं तो इसमें वर्ल्ड का, पृथ्वी का 20% जो क्षेत्रफल है वो अकेला अटलांटिक ओशन ही कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण चीन सागर किस महासागर के सीमांत का सागर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी प्रशांत। उत्तर में जो उत्तरी प्रशांत दक्षिण साउथ चाइना सी है वो अपनी सीमा लगाता है नॉर्थ में साउथ चाइना से। देखिए चाइना की बॉर्डर जैसे यहाँ है तो यहाँ से साउथ चाइना से स्टार्ट हो जाता है। ये अपनी नॉर्थ की बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ में, और अपनी पश्चिम में ये अपने इंडोनेशिया और पेनिसुला वगैरह जो एरिया है, ये जो इसका एरिया है यहाँ पर इंडोनेशिया और पेनिसुला एरिया जो है यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और साउथ साउथ चाइना सी जापान और चाइना के बीच में विवाद भी इन पर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप में नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एटलस। देखिए एटलस माउंटेन जो है वो यूरोप में ना होकर कहाँ पर है? अफ्रीका में स्थित है। और ये एक पर्वत श्रृंखला है जो कि लगभग 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये अफ्रीका के मोरक्को, टूनिशिया, अल्जीरिया देशों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश के साथ जो हमारे इंडिया की बॉर्डर है वो कितनी है? 4156 किलोमीटर। ठीक है, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो इधर जैसे ये हमारा इंडिया है, इधर पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और इधर ईस्ट पाकिस्तान बनाया गया था, और इनको डिवाइड करने के लिए एक बॉर्डर लाइन खींची गई थी जिसे हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान को डिवाइड करती थी वेस्ट में भी और ईस्ट में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का उत्तर दक्षिणी विस्तार किलोमीटर में कितना है? उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3214 किलोमीटर। भारत का देखिए उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर, जो कि अगर आप लैटिट्यूडनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो, लॉन्गिट्यूडनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाता है लगभग 8.8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 नॉर्थ में, उत्तर में। और अगर आप पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई देखते हैं भारत की तो वो है आपकी 2933 किलोमीटर, और ये पड़ता है हमारा 68 डिग्री 7 से लेके 97 डिग्री 25 तक ईस्ट एरिया में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड नम भूमि के रूप में चयनित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवलादेव। केवलादेव आपको पता है भरतपुर में स्थित है। रामसर के कन्वेंशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि से संबंधित है, और ये कन्वेंशन हुआ था 1971 में। कब हुआ था? 1971 में। कहाँ हुआ था? ईरान की एक सिटी है जिसका नाम है रामसर, और उसी के बेसिस पर ही इसका नाम जो है वो रामसर कन्वेंशन रखा गया। ये क्या करता है कि जितने भी वेटलैंड होते हैं, मतलब कि जितने भी वर्ल्ड में आर्द्र भूमि जो होती है उनका संरक्षण करने के लिए उनको अपनी लिस्ट में शामिल करता है, और जो भूमि आर्द्र भूमि रामसर कन्वेंशन की लिस्ट में शामिल हो जाती है उसके संरक्षण की जिम्मेदारी किस पर आ जाती है? रामसर की अथॉरिटी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सहारा मरुस्थल से लेकर भूमध्य सागरीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाली गर्म धूल भरी पवनें किस नाम से जानी जाती हैं? तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सराको। सराको के बारे में अगर आपको बताऊं कि सहारा मरुस्थल से इटली की तरफ, सहारा मरुस्थल से इटली की तरफ बालू के कणों को लेकर चलती है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे बालू के कण होते हैं जिनका कलर होता है रेड। ठीक है, और जैसे ही ये इटली में पहुंचती हैं तो वहां पर इटली के पास में जो सागर है उसकी नमी यहाँ पर आ जाती है। तो इस नमी के कारण ये जो आती है धूल भरी पवन, ये यहाँ पर नमी प्रोड्यूस करके यहाँ पर इटली में वर्षा होती है, और इसके जो धूल भरे कण होते हैं ये लाल रंग के होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो वर्षा होती है उसे लाल वर्षा या खूनी रेन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चुम्बी घाटी किन देशों के मध्य प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत, भूटान एवं तिब्बत। इसी घाटी से हमारी दो नदियां अमो और छू नदियां इसी घाटी से होकर गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चीन और जापान के मध्य सामरिक तनाव किस द्वीप से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेनकाकू, जिसको दिया ओयू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये
जो चाइना का पूर्व चाइना सी है ना, मतलब ईस्ट चाइना सी, वहां पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक तत्व महासागरीय धाराओं को रूपांतरित नहीं करता है? इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन क्या दे रखा है? महासागर तलों की स्थलाकृति ये बिल्कुल करती है, पवनों में मौसमी बदलाव ये भी बिल्कुल करती है, तटीय रेखा की दिशा एवं आकृति ये भी इसको इन्फ्लुएंस करती है, महासागर में ज्वारीय लहरें जिन्हें ये महासागरीय धाराओं को के रूपांतरण को प्रभावित नहीं करती हैं, क्योंकि महासागर में जो ज्वारीय लहरें होती है वो वहीं में सेटल डाउन हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलीगुड़ी गलियारे से होकर कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय राजमार्ग 31। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है वो उनको बता देती हूँ। ये आपके यूपी के उन्नाव एक जगह पड़ती है, वहां से स्टार्ट होता है, और ये वेस्ट बंगाल में सामसी नाम की जगह है, वेस्ट पश्चिम बंगाल में, वहां पर जाके ये खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य का नाम किसके द्वारा सुझाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, SP चटर्जी द्वारा इसका नाम सुझाया गया था, और इसको असम के गारो खासी क्षेत्र से कट करके एक अलग राज्य की स्थापना करी गई थी। और ये कब बनाया गया था? मेघालय का जो फाउंडेशन है वो कब रखा गया था? ये रखा गया था 21 जनवरी 1972 को, ठीक है। और मेघालय की राजधानी आपको पता ही है शिलांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसी एवं काली सिंधु नदियां जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी हैं उसका क्या नाम है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में अगर हम आपको बताऊं तो इसका जो उद्गम स्थल होता है उसे हम गंगोत्री बोलते हैं, और गंगा नदी की टोटल लेंथ कितनी है? 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, और ये आगे जाके बंगाल की खाड़ी में अपने जल को प्रभावित कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह साधन जिससे पृथ्वी की सही स्थिति प्राप्त की जाती है वह कौन सा साधन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, GPS। GPS की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। GPS की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये USA का एक सिस्टम है जो अर्थ पर आपकी लोकेशन, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर भारत का किस पड़ोसी देश के साथ में विवाद है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। देखिए जो तीस्ता नदी है उसका बांग्लादेश के साथ में इशू चल रहा है, और तीस्ता नदी की अगर लेंथ की बात करें तो लगभग 414 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, और इसका उद्गम होता है पूर्व हिमालय से। ये जो हिमालय है यहाँ पर ये जो एरिया पड़ता है, यहाँ से तीस्ता का उद्गम होता है, और ये आगे जाके बांग्लादेश में चली जाती है, सिक्किम और वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनाईमुडी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनाईमुडी। अनाईमुडी केरला में स्थित है, और ये जो हमारे पश्चिमी घाट है उसकी भी सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं है? केंद्र में द्वैत शासन, केंद्र में द्विसंसदात्मक विधायिका, केंद्र एवं प्रांतीय विधानमंडलों की विधान निर्माण की शक्ति, या प्रत्यक्ष निर्वाचन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र में द्वैत शासन। देखिए ये जो केंद्र में द्वैत शासन है ये आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा लागू किया गया था। 1919 को का जो एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। औपनिवेशिक भारत में कौन सा संवैधानिक अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की परिणत था? ये अभी मैंने आपको जस्ट बताया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणराज्य है क्योंकि, भारत गणराज्य किस लिए है? क्योंकि हमारे जो भारत का सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति, वो निर्वाचित होता है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी हेरिडिटी के बेसिस पर राजा नहीं बनता है, फिर नेता नहीं बनता है, हमारे यहाँ पर चुना जाता है, निर्वाचन के माध्यम से उनको चुनकर बिठाया जाता है, तो इसलिए भारत एक गणराज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड के संविधान से। देखिए भारत का संविधान जब बना था तो उस वक्त भारत को नहीं पता था कि आगे संविधान किस तरह बनाना है,
तो भारत के उस टाइम जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज थे वो यूरोप के देशों में गए, वहाँ पर रुके, वहाँ पर उन्होंने रुक के वहाँ के सिस्टम को समझा। जहाँ जहाँ से जो जो चीज़ें हमें अच्छी लगती रही हमने अपने भारत के कानून में उसको हम इंक्लूड करते गए, इसलिए भारतीय संविधान को उधार का थैला की संज्ञा भी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान में मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लगभग 67% हिस्सा राजस्थान का ऐसा है जो मरुस्थलीकरण से प्रभावित है। और ये मरुस्थलीकरण अब इधर पश्चिम की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो ये हरियाणा की तरफ बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम से चलने वाली स्थायी पवनों को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी गोलार्ध में इनको क्या कहा जाता है? पछुआ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक्चुअली इनका पछुआ एक लोकल टर्म है, मतलब कि पश्चिम की तरफ चलने वाली, पश्चिम दिशा की तरफ चलने वाली के कारण क्या कहा जाता है? पछुआ। ये ऐसा ना इधर से ईस्ट से चलती हैं और उधर पश्चिम की तरफ चलती है, इसलिए है ना पछुआ या पुरवैया भी, पुरवैया नहीं पछुआ भी कहा जाता है, वेस्टर्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको आपको मैच करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, बनास, मेज, माही, जाखम, चंबल, पार्वती, लूनी और सुकड़ी, इनमें आपको उद्गम स्थल दे रखे हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि बनास जो है उसका उद्गम स्थल मेज ना होकर उसका उद्गम स्थल क्या है? अरावली की पहाड़ियां, राजसमंद में कुंभलगढ़ के पास में जो अरावली की पहाड़ियां है वहां से बनास नदी का उद्गम स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको जिले दे रखे हैं और आपको जनसंख्या घनत्व दे रखा है, इनको आपको मैच करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर का जनसंख्या घनत्व कितना है? 161। ठीक है, कोटा का जनसंख्या घनत्व कितना है? 374। अजमेर का कितना है? अजमेर का जनसंख्या घनत्व है 305 और भरतपुर का है 503। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पशु संपदा के वितरण की दृष्टि से राठ क्षेत्र किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलवर जिले में। अलवर जिले का जो बहरोड और मुंडावर ये क्षेत्र जो है ये राठ क्षेत्र में आता है और यहाँ पर अहीरवाटी भाषा जो है वो बोली जाती है। अहीरवाटी भाषा हरियाणी की ही बहुत सिमिलर आपको लगेगी सुनने में कि आप हरियाणवी लैंग्वेज बोल रहे हो, जबकि वो अहीरवाटी लैंग्वेज जो कि राठ क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पार्क प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दचिगम नेशनल पार्क। दचिगम राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पर है? ये हमारी यूनियन टेरिटरी जो जे.एन.के है उसके श्रीनगर में स्थित है, जे.एन.के के श्रीनगर में स्थित है। और बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की, काजीरंगा आपके आसाम में स्थित है, ये आपको पहले बताया था मैंने, आपके आसाम में स्थित है। मानस राष्ट्रीय पार्क ये भी आपका आसाम में स्थित है और केरल राष्ट्रीय उद्यान ये आपका राजस्थान के भरतपुर में स्थित है। पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोटा प्रजामंडल। ऑप्शन नंबर सी, कोटा प्रजामंडल से संबंधित है। कोटा प्रजामंडल की अगर मैं बात करती हूँ तो इसका स्थापना हुई थी 1939 में पंडित नैनूराम के द्वारा और अभिनहरी इन दोनों ने मिलकर कोटा प्रजामंडल की स्थापना करी थी 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजे के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग जो है वो सवाई माधोपुर में स्थित है, आपको पता है। और इस दुर्ग के लिए अबुल फजल ने कहा था कि बाकी सारे दुर्ग नंगे हैं और एक अकेला ही ऐसा दुर्ग है जो कि बख्तर बंद है, मतलब पूरी तरह से ढका हुआ है। और इसके बारे में आपको और खास बात अगर जाननी है रणथंभौर फोर्ट के बारे में, तो ये यूनेस्को की जो लिस्ट है जिसमें राजस्थान के 5 दुर्गों को शामिल किया गया है, उनमें से एक आपका रणथंभौर दुर्ग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। आपको ये बताना है कि ये राइटर है, इन्होंने इनमें से कौन सा जो साहित्य है वो लिखा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, कर्णिदान ने लिखा है सूरज प्रकाश, कर्णिदान ने सूरज प्रकाश लिखा है। दौलत विजय ने लिखा है खुमान खसो, खुमान रासो। पद्मनाथ ने लिखा है आपका पद्मनाथ ने लिखा है आपका कानड़े प्रबंध और जगजीवन भट्ट ने लिखा है अजीतोदय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
प्रतिहारों द्वारा इसका निर्माण जो है वो करवाया गया था। क्योंकि प्रतिहार वंश जो है, इस प्रतिहार वंश के संस्थापक का नाम था नागभट्ट। प्रतिहार वंश के संस्थापक का नाम था नागभट्ट। और प्रतिहार वंश के एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो राजा हुए हैं उनका नाम है मिहिर भोज। उनका नाम है मिहिर भोज। और ये 8वीं शताब्दी से लेकर इंडिया में काफी पॉपुलर रहे हैं। राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1527 में। 1527 में हुआ था, 16 मार्च 1527 को। और ये जो जगह है ये भरतपुर और आगरा के पास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात विधिवत रूप से राजपूताना का नाम राजस्थान कब किया गया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब राजस्थान का नाम राजपूताना की जो है उसकी जगह पर ऑफिशियली राजस्थान वर्ड यूज किया जाने लगा था। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का जो सुझाव है वो किसने दिया था? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए के एम मुंशी जी के द्वारा सुझाव दिया गया था। मत्स्य संघ की अगर मैं बात करूं तो देखिए मत्स्य संघ का निर्माण जो है 1948, टू बी वेरी प्रिसाइज 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। और उसमें 4 रियासतें ए बी सी डी मतलब अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर को शामिल किया गया था। और के एम मुंशी के सजेशन पर इसका नाम जो है वो मत्स्य संघ रखा गया था। और इसके प्रधानमंत्री बने थे शोभाराम कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान बोलियों का सर्वप्रथम विवरणात्मक वर्णन किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। जो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन है ये हमारे लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के भी मेंबर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ पर स्थापित करी थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चावंड में। देखिए महाराणा प्रताप ने अपनी जो राजधानी है वो गोगुंदा से चावंड में शिफ्ट करी थी। कब? 1585 में। और महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। और आपको इनके बारे में, इनके घोड़े का नाम चेतक था। और इनका जो युद्ध हुआ था वो हल्दी घाटी का युद्ध आपको पता ही है, 18 जून 1576 को इनका इतना ऐतिहासिक युद्ध जो है इन्होंने लड़ा था। सन 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्री सत्यदेव विद्यालंकार के द्वारा इसका जो अलवर के राज्य प्रजामंडल का जो सम्मेलन राजगढ़ में इसका उद्घाटन किया गया था। सत्यदेव विद्यालंकर के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये संपादक थे और इन्होंने बहुत सारे न्यूज जो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर थे जैसे कि राजस्थान केसरी, मारवाड़ी, विश्वमित्र, इन सबका संपादन भी इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित थे। उन्होंने विद्या प्रचारणी सभा स्थापित की। इन्होंने सेवा समिति की स्थापना की। साधु सीताराम दास के साथ मिलकर एक अखाड़ा स्थापित किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे ही ऑप्शन जो विजय सिंह पथिक के बारे में बोले गए सारी ही बातें उनके बारे में सही है। मेमन आभूषण कहाँ पहना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिर पर। अपना राजस्थान गाना भी चलता है ना, माथा ने मेहमद लाजो, तो उसका मेमद जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार जो है उसका नाम था नागरीदास। ठीक है, किशनगढ़ चित्र शैली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की एक बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग है जिसका नाम है बणी ठनी। पेंटिंग का नाम क्या है? बणी ठनी। और किशनगढ़ के और कौन कौन से चित्रकार थे जैसे कि निहाल चंद, मोरचंद, अमरचंद, सीताराम, ये किशनगढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट चित्रकार रहे हैं। रावण हत्ता क्या है? आपसे पूछा गया रावण हत्ता क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाद्य यंत्र। रावण हत्ता राजस्थान का एक इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है जिसको नारियल की छाल से बनाया जाता है। भटनेर का किला कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हनुमानगढ़। भटनेर का किला हनुमानगढ़ में स्थित है। और इसको भाटी राजा भूपत सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और भटनेर के किले के बारे में एक और खास बात है कि ये इंडिया का अकेला ऐसा किला है सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण जो है वो इस किले ने झेले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में प्लाया झील स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर। बड़ी ठंडी पेंटिंग स्थित है, मैंने अभी आपको बोला था बड़ी ठंडी पेंटिंग कहाँ की, कौन सी चित्र शैली की को दर्शाती है, ये आपको ऑप्शन आपको गलत दे रखा है यहाँ पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किशनगढ़ शैली। हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रावण। सावन का जो महीना होता है उसमें जो तीज मनाई जाती है उसे छोटी तीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं, उनका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तेजाजी। तेजाजी जो है उनको एक हमारे लोक देवता है और काफी इंपॉर्टेंट लोक देवता है। इनका मंदिर जो है वो खरनाल में बना हुआ है और वहां पर वार्षिक मेला भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाएं मत नथ कहाँ धारण करती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, महिलाएं नथ कहाँ धारण करती हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाक में। ये भी ऑप्शन आपको गलत दे रखा है, तो महिलाएं नथ कहाँ धारण करती हैं? नाक में। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाड़ौती में। देखिए सीताबाड़ी का जो मेला है वो हाड़ौती के भी अगर जो 12 डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आयोजित किया जाता है और ये वार्षिक मेला है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2000। देखिए अगर हम बात करें राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना, तो इसका गठन तो हो गया था 1999 में, लेकिन इसने क्रियान्वयन जो कार्य करना शुरू किया था वो किया था मार्च 2000 से। ठीक है, तो इसी वजह से इसका जो स्थापना वर्ष है 2000 माना जाता है। हाल ही में चर्चा में रही सांचो पोस्ट का संबंध किस जिले से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर। सांचो पोस्ट जो है वो एक नया टूरिस्ट स्पॉट खुला है और यहाँ पर जो इंडो पाक बॉर्डर है, जो हमारे इंडिया की इंडो पाक बॉर्डर है, वहाँ पर आपको जो बीएसएफ के जो गैलेंट्री और वेलोर है उसको देखने का आपको मौका मिलेगा और ये टूरिस्ट स्पॉट भी इसको बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली जातीय जनगणना प्रस्तावित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर 2011 से प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर में अधिकांशतः सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित कहाँ होती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहर कला केंद्र। जयपुर में अगर कोई लोकल मुझे सुन रहा है तो आपको पता होगा कि जवाहर कला केंद्र कितना पुराना है और कितना फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की स्थापना की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 19 फरवरी 2015 से इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन मिट्टी को स्वस्थ रखने के लिए जो ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है ये स्टार्ट करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस प्रतिस्पर्धा से है? देखिए सुंदर सिंह गुर्जर जो है वो एक इंडियन पैरालंपिक है और ये भाला फेंक प्रतियोगिता में ये खेलते हैं और 2020 के टोक्यो ओलंपिक हुए हैं उनमें इन्होंने इंडिया के लिए कांस्य पदक भी जीता है पैरालंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत के नष्ट होने का मुख्य कारण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC जो गैस होती है उसकी वजह से ही ओजोन क्षेत्र में, ओजोन परत में छेद हो रहा है। नवंबर 2013 में कौन से देश ने अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के अवधि में P5+1 देशों के साथ एक अंतिम समझौता किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। यहाँ पर अब मैं आपको P5+1 के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए P5+1 क्या है कि यहाँ पर 5 यूएन का जो सुरक्षा परिषद है उसके जो 5 स्थायी सदस्य हैं, तो सबसे पहले तो उनको इंक्लूड किया जाता है। इसमें कौन कौन है? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए और यूनाइटेड किंगडम, और +1 मतलब प्लस जर्मनी। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की विदेश नीति में असली गुटनिरपेक्षता का सूत्रीकरण के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, PV नरसिम्हा राव। देखिए PV नरसिम्हा राव जो है थे वो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 1991 से लेके 1996 तक। ठीक है, वो अपने रहे हैं PM और इन्होंने क्या क्या किया था, इन्होंने
और इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें करी थी जिसकी वजह से हमारी जो राष्ट्रीय अर्थ नीति है, नेशनल इकोनॉमी है, उसका उसमें काफ़ी सुधार आया था। एक्चुअली 1991 में इंडिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया था जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारी चीज़ों को बदलना पड़ा था। और पीवी नरसिम्हा राव जो हमारे पीएम थे, उनके एफर्ट्स की बदौलत से ही हमारा जो लाइसेंसिंग सिस्टम है उसको ख़त्म किया गया और काफ़ी लिबरल किया गया था। भारत अमेरिकी सिविल न्यूक्लियर विधेयक भारतीय संसद द्वारा कब पारित हुआ था? उसका सीधा सीधा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2010 में उसको पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विदेश नीति निर्माण में जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असंलग्नता एवं गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का अवलंबन करना। मतलब कि गुटनिरपेक्ष के बारे में मैंने आपको बताया था कि जितने पावरफुल कंट्रीज जैसे यूएसए, फ्रांस वगैरह, इन सब के बेसिस पर हमारे कंट्री की नीतियां जो है वो नहीं बना सकते, क्योंकि हमारा कंट्री अभी डेवलपिंग कंट्री है। वहाँ पर लोगों को जो बेसिक एमिनिटीज है उनकी पूर्ति करवाना हमारे लिए और किसी भी नीति को कंटिन्यू करने से ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए विदेश नीति को बनाते समय हम गुट निरपेक्षता का जो है वो पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीएटी परीक्षण में कार्ड की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30। 30 होती है कार्ड की संख्या। इसमें इसको डिवाइड किया गया है कि 10, 10 एंड 10। ये 10 रहेगा मेल के लिए, ये रहेगा फीमेल के लिए और ये रहेगा दोनों के लिए। ठीक है, इससे आपकी पर्सनैलिटी का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर कोपेनहेगन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2009 में। कोपेनहेगन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन हुआ था जो आपके डेनमार्क की राजधानी जो है कोपेनबर्ग, उसमें हुआ था। इस वजह से इसको कोपेनबर्ग सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1970 में केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उस वक्त 1970 और 71 के मद्देनजर तुम अपने 1970 और 71 के जो बजट जारी किया गया तो उस समय हमारे इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर थी उनका नाम था इंदिरा गांधी, इसलिए ये बजट इन्होंने ही जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघुराम राजन की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य को क्या माना गया है? तो रघुराम राजन ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी है, उसके अनुसार राजस्थान को सबसे कम विकसित राज्य की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अमृता सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को विपणन के अवसर उपलब्ध करवाना जो अमृता सोसाइटी है उसका एक मुख्य लक्ष्य है। और इसी के चलते ही अमृता हाट बाजार जो एक है उसको सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में जनसंख्या की विकास दर 1% से भी कम है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। जापान में क्या है कि जनसंख्या की वृद्धि दर 1% से भी काफी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूंगफली उत्पादन की दृष्टि से देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, षष्ठम, मतलब कि छठा स्थान है राजस्थान का देश में। और मूंगफली की अगर हम बात करते हैं तो मूंगफली जो है वो एक खरीफ की फसल है, और सर्वाधिक ये बीकानेर में होती है। राजस्थान में भी सर्वाधिक कहाँ पर होती है? आपको बीकानेर में आपको देखने को मिलती है। और बीकानेर में जो लूणकरणसर है वहाँ की मूंगफलियाँ विश्व प्रसिद्ध हैं। और अब अगर हमें जानना हो कि फर्स्ट नंबर पर मूंगफली का जो उत्पादन का राज्य है वो कौन सा है भारत में, तो वो है गुजरात। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन धारा योजना किससे संबंधित है? जीवन धारा योजना जो है वो, इसके लिए राइट आंसर आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर डी, सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण। तो जीवन धारा योजना जो है ये 1988-89 में इसको स्टार्ट किया गया था और इसके दौरान जो सिंचाई कुएं हैं उनका निर्माण किया और सार्वजनिक रूप से उनको उपयोग के लिए रखा गया। नगाड़ा बाड़मेर गांव का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खनिज तेल। ये तो आप सबको पता है कि बाड़मेर में क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा हमारे राजस्थान में देखने को मिलता है। प्रथम महिला नागरिक सहकारी बैंक राज्य में कहाँ एवं कब स्थापित किया गया था?
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जयपुर 1995। देखिए जी, ये स्वयं जो महिला नागरिक सहकारी बैंक है राज्य में स्थापित किया गया। इससे क्या है कि महिलाओं के स्वयं सहायता समूह वगैरह इन सबको कोऑपरेटिव की मदद से आगे बढ़ने के लिए हेल्प की जाएगी। देश का पहला वेस्ट गैस पर आधारित पावर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यावर में। वेस्ट गैस क्या होती है? जैसे मतलब वेस्ट गैसेस जो होती हैं छोटी छोटी, उनके द्वारा एनर्जी का क्रिएशन किया जाता है, एनर्जी का सृजन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वेस्ट गैस मैनेजमेंट। समग्र आवास योजना के तहत राज्य के किस स्थान का चयन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूदू, जयपुर। देखिए समग्र आवास योजना जो है, इसको ये एक व्यापक आवास योजना है जिसमें आश्रय, स्वच्छता और पेयजल को शामिल किया गया है। और राजस्थान में कौन सी जगह को सम्मिलित किया गया है? तो वह है जयपुर, दूदू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखना अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में प्रदर्शित होता है, यह किसका कथन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रॉनबेक। देखिए इन्होंने क्या कहा था कि अगर आपने कोई चीज सीखी है, ठीक है, और आपने उसकी प्रैक्टिस करी है बहुत अच्छे से, तो वो आपके व्यवहार में प्रदर्शित होने लग जाएगा। ठीक है, जो चीजें आपने सीखी हैं और आपने उसका अनुभव लिया है, तो वो आपके व्यवहार में प्रदर्शित होने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम स्थानांतरण की दशाएं कौन कौन सी हैं? अधिगम के स्थानांतरण अधिगमकर्ता की जन्मजात बुद्धि एवं क्षमताओं पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर बी, अधिगम का स्थानांतरण सामान्य की अपेक्षा विशिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी, अधिगम स्थानांतरण के लिए सीखे गए व्यवहार का निरंतर अभ्यास आवश्यक है। बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो ये सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनात्मक त्वरित वक्र होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नतोदर। देखिए क्या होता है कि धनात्मक त्वरित वक्र, जैसे कि एक जो लर्निंग कर्व बनाया जाता है, इसमें अगर पॉजिटिव कर्व बन रहा है तो वो इस तरह से जाएगा, ठीक है, वो इस तरह से बढ़ता हुआ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके पढ़ाना किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को और क्या बोलते हैं? इसको SR थ्योरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? SR थ्योरी। और ये सिद्धांत दिया किसने था? तो ये सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक के द्वारा, ये सिद्धांत दिया गया था। उन्होंने कहा था कि सीखने के लिए पहली आवश्यकता होती है उद्दीपक और दूसरी आवश्यकता होती है अनुक्रिया। ठीक है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? ये अभी अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण करते हुए प्रारंभिक किशोरावस्था में बालिका की आयु कब से कब तक बताई है? ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 से 14 वर्ष। तो 12 से 14 वर्ष की जो आयु है बालिकाओं के लिए, वो काल ने विकास की अवस्थाओं को का जो वर्गीकरण किया, उसमें प्रारंभिक किशोरावस्था की अवस्था कहा है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों में आदतों का निर्माण करने के लिए कौन सा सिद्धांत सहायक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुकूलित अनुक्रिया। इसको देखिए क्या बोलते हैं, कंडीशनिंग थ्योरी। ये किसने दी थी? पावलोव ने। इन्होंने क्या किया था, एक डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, कि एक घंटी रखी थी और अंदर डॉग था और इसके आगे खाना रखा जाता। जैसे घंटी बजती, खाना आ जाता और डॉग में सलाइवा क्रिएशन हो जाता। कुछ टाइम बाद खाने को वहां से हटा दिया गया और जैसे ही घंटी बजती तो डॉग को वापस सलाइवा क्रिएशन होता। तो मतलब उसकी आदत पड़ चुकी थी। तो आदत के लिए कौन सा जो सिद्धांत है वो काम आता है? तो वह कंडीशनिंग थ्योरी। व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, छात्रों के गृह कार्यों के मूल्यांकन में, शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में, या फिर कक्षा में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में। देखिए व्यक्तिगत भिन्नता मतलब अगर आपको पर्सनैलिटी के डिफरेंसेस पता है कि कौन से बच्चे को किस तरह का जो तरीका है वो यूज करना है इसको पढ़ाने में, इसको सिखाने के लिए, तो आप क्या है कि आगे अपने जो कक्षा का क्रियान्वयन है उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं और इससे आपको शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में भी हेल्प जो है वो मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बालकों की जो श्रेणी है उसमें आता है? प्रतिभावान,
मानसिक रूप से पिछड़े, शारीरिक रूप से अक्षम, शारीरिक रूप से अक्षम और सामाजिक रूप से अक्षम। इसका राइट आंसर आपको देखना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हम विशेष स्पेशल बच्चों की बात कर रहे हैं तो वो पिछड़े हुए बच्चे ही होंगे, जिन्हें प्रतिभावान बच्चे भी इसमें आते हैं और पिछड़े हुए बच्चे भी, शारीरिक या मानसिक सामाजिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे भी इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में अनुदेशक सामग्री की आवश्यकता होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संसाधन इकाई। जो रिसोर्सेज यूनिट होती है उसको बनाने के लिए जो अनुदेशन सामग्री है उसकी आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ एवं स्वच्छ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? घर पर अनुकूल वातावरण देना, बच्चों के मित्र पर निगरानी रखना, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण या शिक्षण की उपयुक्त विधियां। तो विद्यालय का ये कर्तव्य बनता है कि बच्चों के स्वस्थ, मानसिक रूप से स्वस्थ और स्वच्छ बनाने के लिए उनको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण जो है वो प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? अंतर्मुखी, स्वयं अपने में रहना। जी हाँ, जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो सिर्फ अपने अपने में गुम रहते हैं, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रक्षेपण, अपनी गलती दूसरों पर डालना, बिल्कुल मतलब प्रक्षेपण ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें आपने कोई गलती करते हो, आप कहते हैं नहीं आपकी वजह से मैंने ये गलती की, तो आप वो गलती को दूसरों पर डाल देते हैं। ऑप्शन 3, युक्तिकरण, मतलब अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, ये ऑप्शन इसमें गलत है। प्रतिगमन, मतलब पुरानी आदतों में लौटना, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युक्तिकरण। देखिए युक्तिकरण क्या होता है? एक तरह का सुरक्षा तंत्र होता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? वाद विवाद के माध्यम से खुद को बचाया जाता है, मतलब अपने अपनी गलती को छुपाने के तर्क वितर्क का सहारा इसमें लिया जाता है, इसे डिफेंस मैकेनिज्म बोला जाता है, युक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? अंतर्मुखी, उसे अपने आप में रहना पसंद है, उसे ज्यादा सोशल होना या भीड़ भाड़ में जाना पसंद नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि के समूह कारक तत्व सिद्धांत के प्रणेता प्रवर्तक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थर्स्टन। देखिए जो हमारी बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस होती है, उसका ग्रुप फैक्टर जो होते हैं उसका सिद्धांत दिया था थर्स्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण कौन सा है? समस्या के प्रति सजग नहीं होना, गतिशील चिंतन का अभाव, प्रबल जिज्ञासा, समायोजन के प्रति जागरूकता नहीं लेना। तो जो सृजनशील क्रिएटिव बच्चे होते हैं ना, उनमें उसके क्रिएटिविटी के साथ साथ क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो जिज्ञासा है बहुत ज़्यादा होती है, उनको बहुत ज़्यादा हर चीज़ को जानने का उनका मन करता है कि हम सब कुछ जानें, हमारे सवालों के हमें जवाब मिलने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक संक्षेप में संवेगों के प्रकार बताए हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉस। निम्न में से भाषा विकास की पहली अवस्था किसमें है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रंदन। देखिए शिशु जो है ना, जो छोटा बच्चा बिल्कुल जन्म के समय होता है, वो करता है क्रंदन, तो ये भाषा विकास की पहली अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था के बारे में परिभाषा किसने दी है कि व्यक्ति का भी विकास होता है, उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुडन एफ। उन्होंने क्या कहा है कि बच्चे का, किसी बालक का जितना भी विकास होना होता है वो उसकी 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। और वैसे भी 3-4 वर्ष तक की जो आयु होती है वो हमारे एक फाउंडेशन बेस होती है हमारी जिंदगी का, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट एज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रभावी विद्यालय बनाने हेतु किन तथ्यों का संकलन आवश्यक है? ऑप्शन नंबर 1, शिक्षण अधिगम पर विस्तृत रूप से ध्यान देना। ऑप्शन 2, विद्यालय की सफलता तथा कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु छात्रों की उपलब्धि आंकड़ों की अपेक्षा हो। ऑप्शन सी, सभी विद्यार्थियों से उचित उपलब्धियों की आकांक्षा हो। ऑप्शन डी, प्रधानाध्यापक दृढ़ नेता हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कथन 1, 3, 4 सही है। 1, 3 और 4, विद्यालय की सफलता तथा कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु छात्रों की उपलब्धि आंकड़ों की उपेक्षा हो, ये जरूरी नहीं है विद्यालय के सफल प्रभावी संचालन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बाल गृह की स्थापना कब व किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1889 में न्यूयॉर्क में की गई थी। देखिए बाल गृह क्या होता है कि कोई भी ऐसा बालक जिसका कहीं पर भी रहने का, करने का कोई ठिकाना नहीं है, तो उनको बाल गृह में भेज दिया जाता है। फिर अगर उन्होंने कोई
ऐसा कुछ क्राइम किया है तो उनको बाल गृह में, सुधार गृह में भेज दिया जाता है। गमक कौशल के प्रकार होते हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। गमक कौशल के अंदर जो भी अपनी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं ना, शारीरिक क्रियाएं, वो गमक कौशल में आती हैं। और गमक कौशल कितने तरह के होते हैं? 2। ठीक है, तो चलिए ये आपका पूरा 100 क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड हो चुके हैं और आई होप आपको ये क्वेश्चन डिटेल में समझ में आए। और अगर आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।